बोलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर सोनिका शर्मा। बेटा, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का अध्याय भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। बेटा, भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, समझा सकते हैं, और अगर हमको कुछ कहना है किसी को तो हम वो बात भाषा के द्वारा ही किसी सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। अब भाषा हम किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? भाषा को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हम कहें तो भाषा के दो मूल रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो मूल रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। मौखिक भाषा में हम जो भी विचार अपने व्यक्त करते हैं वो एक दूसरे से बोलकर और सुनकर करते हैं। जैसे कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर हम कोई गाना गा रहा है, या मैडम क्लास में पाठ समझा रही हैं आपको, तो ये सब मौखिक हुआ। अगर वो पुस्तक में से आपको समझा रही हैं। मौखिक भाषा का एक उदाहरण है कि ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्लास में। तो ये क्या हुई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बाद हम लिखित भाषा में आते हैं। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है। लिखित भाषा में हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं। यदि मैडम ने बोर्ड पर कोई पाठ लिखा है या कोई चीज़ लिखी है और उसको बाद में आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर उसका लिख रहे हैं, तो वह क्या हुई? लिखित भाषा। लिखित भाषा में अगर कोई चीज़ हमने लिख रहे हैं तो वो लिखित भाषा हुई। लिखित भाषा में हम किसी भी चीज़ को लिखकर समझते हैं। जैसे ये लड़का लिखित भाषा में कार्य कर रहा है, एक कॉपी से दूसरे में या पुस्तक से लिख रहा है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलावा हम बेटा एक और भाषा पर ध्यान दे सकते हैं, वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम इशारों के माध्यम से एक दूसरे से बात कहते हैं, सुनते हैं। उसमें सिर्फ हम एक दूसरे से इशारे कर सकते हैं और इशारों में ही वो बात समझ में आ जाती है। इसके बाद हम इन भाषाओं को किस प्रकार समझ सकते हैं या किस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, इसके लिए हमें लिपि की ज़रूरत होती है। लिपि क्या होती है ये अब हम जान लेते हैं। लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जो भाषा की ध्वनियाँ होती हैं उनको लेखन चिन्ह, जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, मतलब कि जैसे हम स्वर और व्यंजन के द्वारा लिपि लिखते हैं। कोई भी हमको शब्द लिखना है, कोई भी वाक्य बनाना है, तो उसको हम उन्हीं का सहारा लेते हैं या मात्राओं का। तो जिन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? लिपि। जैसे कि मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। जितनी भी भाषाएं हैं वो एक अलग अलग लिपि में लिखी गई हैं। जैसे अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी और बंगाली की बंगला लिपि है। ये सब भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती हैं। इनके अपने अपने नियम और कायदे होते हैं इसको लिखने के। इसके बाद बेटा हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमारी कब मदद करता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का
ज्ञान करवाता है। व्याकरण में बहुत सारी मात्राएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसके द्वारा हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को समझ सकते हैं। उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये मात्रा कहाँ लगेगी, या फिर कोई चीज़ बड़ी छोटी, सब कुछ हम व्याकरण के माध्यम से समझते हैं। व्याकरण के बिना हम कोई भी भाषा नहीं लिख सकते। हर भाषा के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। व्याकरण को हम इस प्रकार समझ लेते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण जो है वो हमारे भाषा के नियमों के बारे में बताता है कि किस भाषा में हम किस तरीके की मात्रा लगानी है, या फिर हमें क्या लिखना है। अगर लड़की है तो की लगाना है, लड़की के बारे में किस तरह लिखना है, लड़के के बारे में किस तरह लिखना है। व्याकरण द्वारा हम शुद्ध भाषा बोल व लिख सकते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा नहीं बोल सकते। भाषा को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कोई भी भाषा जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझने के लिए हमको उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें उसके व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे हिंदी में या हमारे भाषाओं के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि हम कितनी भाषाओं के, हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, है ना। तो हमारे सबसे पहले आती है भाषाओं में मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? सबसे पहली भाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। सबसे पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा। जो बच्चा अपनी मदर से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, जो भाषा उसकी माँ बोलती है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी भी एक प्रदेश में या देश में जहाँ पर एक भाषा बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। इसी प्रकार जब कोई भी प्रदेश में कोई भाषा बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा जो देश राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा हमारे देश में या राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। आप बच्चों, आपको पता ही होगा हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी भारत में अधिकांश भागों में बोली जाती है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जो भाषा विश्व के अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जो भी भाषा जगह जगह हर देश में बोली जाती है, जानी जाती है ज़्यादातर देशों में, उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। और अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। आज बेटा हमने भाषा और व्याकरण इसके बारे में पढ़ा है और समझा है। तो सबसे पहले हमने भाषा के बारे में समझा कि वो मौखिक और लिखित होती है। उसके बाद हमने मौखिक भाषा के बारे में देखा कि इस प्रकार बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उसके बाद लिखित भाषा में ये लड़का लिखकर पढ़ाई कर रहा है, यह लिखित भाषा है। फिर हमने लिपि के बारे में जाना, व्याकरण के बारे में जाना और भाषाओं के बारे में जाना। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसके बाद बेटा आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपने अपने घर में आराम से रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और मम्मी पापा का ख्याल रखिए और मम्मी पापा की बात मानिए। घर से बाहर नहीं जाइए। ओके, गुड बाय बेटा।